होते हैं, रात भर ऐसे ही चलती है वो। गीतांजलि जी तो खुद ही मालवा की है ना? हाँ, लेकिन परिवेश मम्मी पापा सर्विस में रहे तो वो वैसा नहीं था गांव वाला, थोड़े से आधुनिक टाइप के थे। और माँ बाप दोनों नौकरी करते थे, तो दिन भर हमें ज्यादा छूट नहीं मिलती थी कि कहीं भी घूम ले। तो आंचलिक नहीं है। मेरे पापा तो प्योर धार के पास ठिकरी गांव है, वहाँ के हैं। मैं पापा साइड की पाटीदार खानदान से हूँ, तो जो मालवा और धार में जो वो है। तो पापा और दादा के यहाँ जाते थे जब ये सब देखने को मिलता था, लेकिन बहुत कम। सर आ गए क्या? आ रहे हैं अभी। जी जी जी। बंटू। हाँ जी, नमस्ते बंटू। नमस्ते। अब क्या कर रही हो वो? बस अभी वो याद कर रहा था, चंद्रकला सूरज किरण में दरगाह भाई लड़की बन के नाचते थे। हाँ, भैरू मदद पर भैरवनाथ भगवान, दौलत गंज में है अमर सान। दादा बंटी भैया बनते थे क्या लड़की? हैं? मैंने भी करता था, मैं भी करता था। ये भी करता था। राजेंद्र अवस्थी उसमें सूरज। हाँ, शुरू में थे सबसे पहले। राजेंद्र शुरू में था। बंटी गाँव ले आई माच का। नहीं, हम तो नाचते थे, हम तो नाचते थे, गाते नहीं थे। नाच के गाओ। नाचता था, मैं तो नाचता था। अभी वसंत सर से कल बात चल रही थी, तब पता चला कि पचमढ़ी में जो संगीत नाटक एकेडमी की जो वर्कशॉप थी, उसमें सर आए थे और 3 दिन वहां पर थे। तो वहीं से हम लोगों ने मार्च आप भी तो थी ना उसमें? हाँ थी ना, मैं भी थी ना। मैंने सर को बताया कि सर मैं थी उसमें। वसंत सर आइए, आपका स्वागत है फिर से। आ गया हूँ। दादा एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। हाँ, नाम बताइए। नाम बताइए। श्री कृष्ण काकड़े बात कर रहा हूँ, अकोला महाराष्ट्र से। हाँ हाँ बोलिए। हमारे महाराष्ट्र में दंडार यह लोक कला होती है, और दंडार और ये माच जो है इसमें काफी साम्यता है, ऐसा मुझे आपकी बात सुनकर लग रहा है अभी। जी 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 हो सकता है। अगला कोई हो सकता है सर। इसमें आप प्रश्न क्या है आपका काकड़े जी? नहीं, प्रश्न मेरा कुछ नहीं, मेरा एक पॉइंट क्लियर हो गया कि यह जो लोक कलाएं है ये काफी परिसर में साम्यताएं है इनमें। गुजरात में भवाड़ा होगा, अपना माच होगा, छत्तीसगढ़ का नाचा होगा, और ये विदर्भ का जो है ये दंडार की लोक। ये मानना है काकड़े जी कि लोक नाट्य को आप जितना अंदर तक देखेंगे तो सब में एक ही सूत्र मिलेगा, है ना? हाँ हाँ हाँ। लोक नाट्य में जब लोक नाट्य की रचना की गई है, खास करके लोक में, और जनजातियों में तो नाट्य की प्रवृत्ति बहुत कम देखी गई है, वहां पर नृत्य अधिक है। तो दंडार भी आपको नृत्य अधिक दिखाई देगा, नाट्य कम दिखाई देगा, है ना? हाँ, लेकिन जो महाराष्ट्र में तमाशा विकसित हुआ है उसके पीछे कलगी तुर्रा का बहुत बड़ा हाथ है। हाँ हाँ हाँ। उसका जन्म ही कलगी तुर्रा से हुआ, कलगी तुर्रा से उसका जन्म हुआ है तमाशा का। हाँ ठीक है, आगे चलिए। हाँ गीतांजलि, आप कुछ पूछ रही थी। हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे पापा तो उसी तरफ के हैं, वो ठिकरी एक गांव है धार और धामनोद के बीच में। तो पापा बताते थे कि रात रात भर माच होता था
और हर माच मंडली के साथ एक तांत्रिक रहता था। हाँ हाँ हाँ, और तांत्रिक जो वो माच को और जो दर्शक है उन दोनों को बांधता था। और मतलब जी, जी। पापा का ये कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, रात भर पब्लिक वहां से उठ ही नहीं पाती थी। कुछ ऐसा उनको बांधा जाता था या कीलक किया जाता था कि वो पूरी रात भर जागते हुए पूरा माच देखती थी। तो उनका कहना ये है कि ये सामान्य नहीं है, पहले उसको किसी देवीय विधा से बांधा जाता है, उसके बाद ये माच की जो खेल है वो शुरू किया जाता है। तो ये बात तो सही है, जिस दिन खम्भ गाड़ा जाता है ना माच का, जी उसी दिन भगवान की पूजा की जाती है ना। और उस समय वो जो प्रसाद बांटा जाता है उसमें गुड़ और धनिया का प्रसाद होता है। अब देखिए कि ये बिल्कुल अलग ही मामला। आपको कभी भी ऐसा प्रसाद में इस तरह का केवल रामनवमी में पिंजरी अलग बनाई जाती है, लेकिन इसमें गुड़ और खड़ा धनिया चीका हुआ मिला करके दिया जाता है। तो उसके पीछे भी बड़ा तांत्रिक रहस्य है कि जिस स्थान पर वो खम्भ गाड़ा गया, जहाँ माच होना है, जिस दिन से खम्भ गाड़ा जाएगा उसी दिन से उसका मंच बनाना शुरू होगा। और मंच भी इतना ऊंचा होगा कि उसके नीचे से गाड़ी बैल निकल सकते हैं, है ना। तो वो मंच की सुरक्षा के लिए ये तांत्रिक माच में एक न एक तांत्रिक किसी भी अखाड़े के साथ में जुड़ा रहता था, है ना। और आपको ताज्जुब होगा कि जब बालमुकुंद गुरु जी का अपमान करके वहां से मंच से जिस जगह बैठे थे वो निसर्जी पर, वहां से उतार करके उनको अपमानित किया गया, तो कहते हैं कि वो जब वहां से निकले उसके पश्चात कुछ ऐसा था, वो जो तांत्रिक यति उनके साथ जो थे उन्होंने कुछ ऐसा किया कि जो निदेशक था उसको उल्टियां होने लगी वहां पर, जिसका खेल किया जा रहा था। ये कभी कभी तांत्रिक प्रयोग करके अखाड़े को बांध दिया करते थे ताकि दुष्प्रभाव न हो। लेकिन मेरा इसमें एक दूसरा मत है। ये जो तांत्रिक विधाएं लोक कलाओं के साथ में जोड़ी गई है या अनुष्ठान जोड़ा गया है, उसके पीछे सबसे बड़ी बात है कि उन कलाओं को बचा के रखना। आप सोचिए इसके बारे में कि ये जो तंत्र मंत्र भी जोड़े गए हैं वो क्या काम करते हैं। आखिर वो कलाओं को बचाने का ही काम कर रहे हैं ना, आपकी कला को नजर न लगे, इसलिए उसके पीछे तांत्रिक बैठाया जाता था। और ये आज से हर एक विधा के साथ आप देखें कहीं ना कहीं तंत्र का, उस समय तांत्रिक समय भी बहुत अधिक समय ऐसा था जब तांत्रिक लोगों का, और उज्जैन तो तंत्र का गढ़ था, है, जहाँ योगीराज भरतरी जैसे तंत्र वाले लोग और योग वाले लोग थे। तो वहां पर 64 योगिनी का एक मंदिर है उज्जैन में, वो भी पूरी तरह से तांत्रिक है। तो एक मानव भूमि जो था एक समय तंत्र का केंद्र रहा है, इसलिए इन कलाओं में भी तंत्र का आना मुझे लगता है कि इन कलाओं को बचाने का प्रयास रहा है। उसके कारण बहुत सारी कलाएं आगे तक बढ़ी और वो झुकी रही। उसके कारण जो हमले होने होते थे वो बच जाया करते थे, है ना। एक तरह का डर भी रहता था, एक तरह का कवच वो अपने पर ओढ़ लेते थे। और मैं सोचता हूँ कि आज भी हम अनुष्ठान करते हैं, जब किसी भी खेल का प्रारंभ करते हैं, नाटक वाले भी अगर करते होंगे तो अगरबत्ती तो जरूर जलाते होंगे। जी बिल्कुल, हम रंग देवता की पूजा करते हैं। ये क्या है, मास में तो गुरु की स्थापना करते हैं, गुरु की भी वंदना करते हैं पहले, फिर सरस्वती, फिर भैरव, और फिर उसके बाद में गुरु की वंदना करते हैं। तो और उसका जो पूर्व रंग है वो तो बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने इसको बनाया है, जिसमें भिस्ती आता है, पानी छींटने वाला आता है, फर्रासन आती है, और वो जाजम बिछाने वाला था, वो अपना परिचय देते हैं। वो एक पूर्व रंग अलग ही आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि खेल शुरू होने के कम से कम आधा घंटे तक इन लोगों का वहाँ मंच पर आवाजाही होती है।
एक शेर मार्था होता है जो मनोरंजक और विदूषक का काम करता है। तो माच ये जो पात्र आए हैं और जो मंत्र और तंत्र का भी इसमें योग हुआ है, वो खेल को बचाने के लिए है, मुझे लगता है, किसी को नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य से नहीं है, मैं सोचता हूँ। दादा मार्च से पहले नाट्य की जो परंपरा है वो संस्कृति परंपरा थी। मार्च जब शुरू हुआ, मार्च को परंपरा शुरू हुई, उससे पहले मनोरंजन के लिए कौन सी परंपरा थी मालवा में? हाँ, मालवा में गम्मत थी, ढारा ढारी था, गरबा था, है ना, और बच्चों के खेल थे, जिसमें ढारा ढारी में तो स्वांग बना करके ही मंदिरों में नाचा जाता था। वो एक नाट्य का, मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन था। और आपने सुना होगा कि मार्च के पहले, क्योंकि ये 300 साल पुरानी घटना है जहाँ से मार्च शुरू हुआ है, उसके पहले मनोरंजन के जो साधन थे वो तो नृत्य, गायन और स्वांग, गम्मत ये होती थी। गम्मत में थोड़े छोटे छोटे प्रहसन होते थे जिसमें हास्य से लगाकर सामाजिक कुरूपताओं को दिखाने का प्रयास किए जाते रहते। राजा की जो आतंकवादी नीतियां थी उनके खिलाफ इस पर व्यंग किया जाता था। समाज पे कुरीतियों पर व्यंग किया जाता रहा है। और ये बड़ा काम गम्मत हमें बहुत पूर्व से कर रही, हजारों साल से कर रही। इस गम्मत का जिक्र जो है भरत के नाट्य शास्त्र में भी हुआ है, जिसको उन्होंने लोकधर्मी नाट्य कहा है। एक तो नाट्य धर्मी कहा है उन्होंने और एक लोक धर्मी कहा है। लोक धर्मी सारा नाट्य वही प्रहसन है। आज भी हमारे समाज में ऐसे छोटे छोटे प्रहसन हैं। जैसे मैं उदाहरण के रूप में देना चाहता हूँ, एक छोटा, शादी में जब बारात चली जाती है तो महिलाएं गोटियां खेलती हैं, केवल महिलाओं का ही होता है वो, और महिलाएं उसमें पुरुष का रूप धारण करके पुरुषों की सारी कमजोरियों का बखान कर सब कुछ होता है। तो वो इस तरह का, लेकिन परंपरा में अभी भी है वो, लेकिन उसका नाट्य रूप हमारे सामने नहीं आता। वो तभी खेला जाता है जब बारात घर से चली जाती है और रात में उसको रात भर महिलाएं उसको मनोरंजन करती हैं और इस तरह से वो एक नाट्य की परंपरा है। इसमें भरपूर अश्लीलता का समावेश होता है। अगला कोई पूछना चाहता है? कुछ YouTube पर है क्या इसका देखने के लिए? माचा का नाचा नहीं, माचा को, हाँ, माचा नहीं, नंगरी माचा नहीं, माच नहीं। हाँ, YouTube पे मिल जाएगा। देखने का है क्या? हाँ, मिल जाएगा। होगा जरूर, होगा। है। अच्छा अच्छा ये वसंत सर, मैं चाहूंगी कि ये लॉकडाउन खत्म हो जाए, उसके बाद ग्वालियर में आप एक मार्च का आयोजन करें। जरूर बिल्कुल, वो हो जाएगा। वसंत सर है हमारे पास, हम लेके आ जाएंगे। जी बिल्कुल। वसंत सर, मेरा तो कहना ये है कि हमने आज से 20 साल पहले एक आदिवासी लोक कला अकादमी में जब मैं था, तब एक पुस्तक निकाली है हमने जी, जिसका नाम है रंगभूमि। आपको दिखाना चाहूंगा, ये शायद जयंत जी जानते हैं और आपके पास भी होगी, है ना? मेरे पास भी। इसमें मध्य प्रदेश के जो 4 लोक नाट्य हैं, माच तो है ही, गम्मत है जी, और बुंदेलखंड का स्वांग है और बघेलखंड का छाहूर है। ऐसे नाट्यों के हमने 20-20 पाठ इकट्ठे किए मूल बोली में और हिंदी अनुवाद में।
माच के भी पाठ हैं इसमें, गम्मत के भी हैं जी और स्वांग के भी हैं। तो अगर उसको कोई अगली पीढ़ी खेलना चाहे तो वो पाठ भी हमने दिए हैं, पारंपरिक पाठ है सारे, कैसे वो खेले जाते थे, उसका पूर्व रंग क्या है, इसके बारे में क्या होता है। सर किताब कहाँ मिलेगी ये? आदिवासी लोक कला परिषद, जनजाति आदिवासी संग्रहालय लोक कला अकादमी से मिल जाएगी। मतलब और जनजाति संग्रहालय 300 रुपए है, लेकिन ये 210 रुपए में वहाँ पर प्राप्त ये वाली है ना? जी 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 करीब 500 पेज की किताब हाँ। है। जी 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 हाँ, आपके पास तो होगी जैन? हाँ हाँ मेरे पास है, है। मेरे पास है, हाँ मेरे हाँ, पास मेरे पास भी है। आदिवासी लोक कला परिषद में है। हाँ मेरे पास है। हाँ मेरे पास भी है यार, तुम दिखा क्यों रहे हो? मेरे पास भी है, दिखाऊं? एक और निकाल ना। जो मार्च पर है, ये शिव कुमार मधुर ने उसका डॉक्टरेट का काम है, उसको हमने पुनर्प्रकाशित किया है ना, मार्च का। ये वाली भी वहाँ मिल जाएगी ना? एक बड़ा बुनियादी काम हुआ, सबसे पहले काम हुआ, पहला काम है ये। नहीं डॉक्टर शिव कुमार मधुर आकाशवाणी में थे और उन्होंने ये काम सबसे पहले किया है। बहुत अच्छा काम है ये, रचनात्मक काम है उनका। ये किताब भी आपको वही लोक कला अकादमी में मिल जाएगी, है ना। इसको बुनियादी किताब है, इसको पढ़ना चाहिए। जी जी बसंत सर, हेलो सर, मेरे हाँ। 2 छोटे से सवाल हैं। जी हेलो, आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम ओम पारिक है सर, मैं कलकत्ता से रंगकर्म से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा अच्छा, जी जी। जो 2 सवाल है कि 300 साल पहले अब किनका शासक था, मेरी हिस्ट्री थोड़ी कमजोर है, तो उस जी वक्त जी किसी भी जाति के लोग इस मार्च में हिस्सा ले सकते थे, मन कोई जाति की हाँ, कोई हाँ। बंदिश? और दूसरा, नहीं, इसमें- शासकों जी शासकों की तरफ से पूरी छूट थी या कोई शासक लोगों का अंकुश था उस पर? ऐसा कोई उल्लेख है इतिहास में? हाँ, मैं बताना चाहूंगा आपको कि इसमें जाति, वर्ण और रंग भेद किसी तरह की कोई बंदिश नहीं थी। कोई भी इसमें जुड़ सकता था। इसमें ब्राह्मण से लगा करके नीचे नीचे समाज के लोग सारे थे इसमें, क्योंकि ये गोपाल गुरु तो ब्राह्मण थे, बालमुकुंद गुरु भी ब्राह्मण रहे हैं, लेकिन इनके जो सहयोगी थे वो हर जाति के थे, जिसमें नाई भी थे, बढ़ई भी थे और लोहार भी थे, माली भी थे। आपको ताज्जुब होगा कि उज्जैन में मालीपुरा की एक मंडली अलग थी और वो मालीपुरा में माच मंडली में भी खाली माली नहीं लोग थे, बल्कि दूसरे लोग भी उसमें शामिल हुआ करते थे। इसमें मैं सोचता हूँ कि ऐसा कोई भेद नहीं था। उस समय नीचे से नीचे जाति वाले लोग भी इसमें शामिल हो सकते थे। एक उदाहरण मैं बताना चाहूंगा कि गोपाल गुरु ने अपने माच में एक नाट्य लिखा है जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ। तो वो एक अछूत जनजाति, अछूत जाति पर ही लिखा गया एक प्रश्न है, एक व्यंग है, और उसको उसके उद्धार के लिए उन्होंने उसको लिखा है। तो ऐसे भी समय और सामयिक विषयों को भी उन्होंने प्रसंगानुकूल में लिखा है, जिसमें पारंपरिक और ऐतिहासिक कहानियां तो है ही, और उसके साथ सामाजिक कहानियां भी ऐसी हैं जिसमें वो माच लिखने की प्रेरणा मिली है। और कुछ तो जो लोक कथाएं हैं उनके भी माच लिखे गए हैं, जैसे सुदबुद सालंगा, एक चिड़िया के 7 जन्मों की कथा है। वो जो लोक कथा में हमारे प्रचलित रही है और बड़ा प्रसिद्ध खेल हुआ माच का। वो मुझे एक और ताज्जुब लगता है कि सर की भर्तरी की बजाय गोपीचंद की कथा एक ऐसी है जिसको प्रत्येक गुरु ने लिखा है। माच को गोपीचंद को लगभग 11 लोगों ने अलग अलग तरीके से माच पे लिखा है, स्क्रिप्ट तैयार किया है। भर्तरी तो 4 या 5 लोगों ने लिखा है, लेकिन गोपीचंद को सबसे अधिक जगह दी गई है। उसका कारण ये हो सकता है क्योंकि
भर्तरी और गोपीचंद की कथा बिल्कुल एक जैसी वैरागी की कथा है। उसने भी राजपाट छोड़ दी क्योंकि ये खुद जो है भर्तरी के भांजे हैं और उन्होंने राजपाट छोड़ करके वैराग्य धारण कर लिया जैसे भर्तरी ने किया। तो लेकिन वो कथा ज्यादा कही जाती है, या तो वो ज्यादा कारुणिक है या भर्तरी की कथा जो 3 या 4 लोगों ने लिखा, और सिद्धेश्वर सेन ने भी लिखा है। इसका पाठ हमने दिया है रंगभूमि में, सिद्धेश्वर सेन का ही लिखा हुआ, और उसे आज भी किया जा रहा है। तो बालमुकुंद गुरु ने खुद लिखा है भर्तरी का, वो बहुत पॉपुलर हुआ उनका, सबसे अधिक। अच्छा, दूसरा प्रश्न आपका राजघरानों से क्या संबंध रहा है? जब उज्जैन में लोक नाट्य माच की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि माधवराव सिंधिया ने उनको आमंत्रित किया था ग्वालियर में माच को लेकर के। माच के 3 खेल उनके दरबार में हुए और उस समय ग्वालियर की जनता अपार रूप में उसको देखने के लिए आई थी। ये ग्वालियर और एक संदर्भ मिलता है, और उसको उनको केवल खेल के आने जाने का ही नहीं बल्कि उनको बहुत सारे इकरार इनाम भी दिए माधवराव जी ने। ये प्रमाण मिलता है, ये ऐतिहासिक तथ्य है। माच के उन गुरुओं को आमंत्रित किया, उनका सम्मान किया और माच के खेल उन्होंने किए। दूसरा, ये होलकर स्टेट के महाराजा ने उज्जैन के कलाकारों को कई बार बुलाया, कई बार माच करने के लिए इंदौर में बुलाया और उनको सम्मान के साथ उनकी मंडलियों को माच करने के लिए अवसर दिए। तो ऐसा नहीं है कि शासन की तरफ उनका ध्यान नहीं था इन कलाकारों के साथ। जब माच स्थापित हो गया, इतना लोकप्रिय हो गया, तो वे राजाओं तक को प्रभावित करने में सफल हुआ और उनके कई शो जो है राज दरबारों में हुए। इसका श्रेय जो है बालमुकुंद गुरु को सबसे अधिक जाता है। उन्हीं के दल को दोनों जगह आमंत्रित किया गया था। और आपको ताज्जुब होगा कि जब उज्जैन से माच की मंडली को लेने के लिए आया तो उनके साथ में सैनिक आए थे इंदौर से, और उनको गाड़ी बैल में या जो भी उस समय के साधन हुआ करते थे उनमें बैठा करके इंदौर तक ले जाया गया था। आगे आगे फौज चलती थी, पीछे पीछे माच की मंडली चलती थी। इतना बड़ा सम्मान माच ने उसी समय प्राप्त कर दिया था। इसकी लोकप्रियता इससे आंकी जा सकती है कि कितना महत्वपूर्ण ये लोक नाट्य जो हुआ। और क्योंकि मालवा में ये एक जिस जगह से इसकी शुरुआत हुई उज्जैन से, वहाँ महाकाल की नगरी मानी जाती है और महाकाल को ये लोग स्थापित करते थे अपने मंच पर। और क्योंकि रंगमंच का सवाल है इसलिए सारी कलाएं उनको शिव को ही समर्पित की जाती है। अच्छा साहब, तो हम आज हमारे आज के राजाओं से हमारा आग्रह है कि सारी कलाओं को ऐसा ही सम्मान दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी वसंत जी। जी जयंत बोल रहा हूँ। अच्छा, अभी ये बताया कि इस वक्त माच की स्थिति क्या है उज्जैन में, और माच के प्रदर्शन होते हैं या और माच उज्जैन के बाहर, मतलब मध्य प्रदेश यदि छोड़ दें तो मध्य प्रदेश के बाहर अभी है, या वो मंडलियां जो अभी जितनी मंडलियां हैं, मतलब बेसिकली मुझे पूछना है कि माच की इस वक्त की स्थिति क्या है। शुरू में तो बहुत अच्छा हो गया, राजाओं ने भी आश्रय दे दिया, सब दे दिया, पर हाँ, इस वक्त माच इस समय उज्जैन में कहने के लिए 3 या 4 मंडलियां हैं। एक सिद्धेश्वर सेन की मंडली है जो उनकी लड़की कृष्णा वर्मा चला रही हैं। उस मंडली को जरूर मध्य प्रदेश से बाहर तक बुलाया जा रहा है, क्योंकि एक लड़की हो करके वो माच मंडली चला रही है और उसको मेंटेन किए हुए माच को, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, एक बद्री पहलवान करके हैं उज्जैन में जो जय सिंहपुरा की मंडली का ही वो संचालन कर रहे हैं। एक है साखला जी
जिनकी मंडली है अभी भी जीवित है, वो समय समय पर, लेकिन सबसे मैं ऐसा मानता हूँ जयंत कि लोक कलाओं की असली जड़ें तो समाज में ही होती हैं। समाज जब तक जीवित होगा या समाज जब तक इसकी तरफ ध्यान नहीं देगा, तभी कलाएं फलती फूलती हैं और नया रूप उसका गढ़ती है। सरकारी सहयोग से आप कितनी उम्मीद करते हैं? राजस्व से पाई हुई कलाएं जो है ना, उस समय में समाप्त हो जाती है। मैं सोचता हूँ इसका वो तंत्र ही अलग है जिसमें और कभी कभी तो मेरा ये अनुभव है कि जिन कलाओं को हमने मंच दिया, जो परंपरा में बहुत अच्छी थी, मंच देने के बाद में उन्हीं लोगों ने अपनी कलाओं को ऐसा रूप देना शुरू किया या ऐसा बिगाड़ना शुरू किया, उन्हीं कलाकारों ने जो कभी परंपरा के लिए मर मिटने वाले होते थे, लेकिन जब वो किसी मंच पर पहुंच जाएं, दिल्ली, बंबई या और विदेशों तक हो के आते हैं, तब वो कहते हैं कि हम गांव में क्यों नाचेंगे, हमें क्या मतलब है गांव से। ये मैंने कलाकारों को कहते हुए सुना है, और जिन लोगों को मैंने उंगली पकड़ के मंच पे मैं लाया हूँ, जिसमें मतलब आप नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन तुम जानते हो जयंत के बहुत सारे कलाकार मध्य प्रदेश से भारत के सांस्कृतिक पटल पे तो आए ही आए, लेकिन विदेश तक गए हुए। उन लोगों में ये भावना आ गई कि गांव में हम बाना नहीं पहनेंगे। ये एक खतरनाक दिशा की ओर हमारी कलाएं जा रही है। जो प्रतिष्ठित हो जाते हैं फिर वो समझते हैं कि हमको छोटे मोटे कलाकारों से क्या मतलब है, जबकि ये भावना नहीं आना चाहिए। इसका दोष मैं अपने आप को ही मानता हूँ। मैंने ही उनको मंच दिया है, सांस्कृतिक मंच, तुम जानते हो। कई कलाकारों को मैं, जनजाति कलाकारों को भी लाया, और मध्य प्रदेश के जितने भी अभी नामी गिरामी कलाकार हैं, वो सब किसी न किसी मेरे साथ जुड़े। या मेरा सौभाग्य है कि मैंने उनको कम से कम एक स्थान दिलाने के लिए रास्ता मार्ग तय किया। तो मैं इसमें तो बहुत छोटा सा मेरा ये अवदान है, मैं इसको बहुत बड़ा भी नहीं मानता, लेकिन हर्ष ये है समय का, आज के सोच का, और कलाकारों अपनी कला के प्रति क्या सोचते हैं। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय की तरफ हम जा रहे हैं, इसको बचाना बहुत जरूरी है। आप जैसे बौद्धिक लोग जो हैं, कभी इस बात को कहें कि राज्य से कभी भी कलाओं को बचा नहीं सकता, इसकी जड़ें असली तो समाज में ही होती है। मित्रों, इस बात को बहुत गंभीरता से सोचिएगा, और वहीं वो कला नए रूप ग्रहण करती है। समाज, कला, ये सरकार कोई भी नया रूप दे नहीं सकती किसी भी कला का। नहीं, अभी ये देखिए वसंत जी की जैसी टेक्नोलॉजी। जयंत भाई, ये मेरा दुख है, मेरी तकलीफ है। मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से भी, क्या हम उस तरफ नहीं बढ़ रहे हैं? कलाओं को हम आत्महत्या की तरफ नहीं ले जा रहे हैं। अभी मैं तो मुझे तो ये भी लगता है वसंत जी की जिस तरह से टेक्नोलॉजी आ गई है, और जिस तरह से यंग लोग या गांव के लोग शहर की तरफ आ रहे हैं, तो माच हो या नाचा हो या गम्मत हो या बेड़नी का नाच हो या स्वांग हो, राई हो, हाँ राई बरेदी, तो नए बच्चे या नए लोग या नई लड़कियां चूंकि शहर की तरफ आ रहे हैं, तो ये जो कलाएं हैं ये सीखने के लिए भी लोग इतराज कर रहे हैं। अरे क्या करेंगे इसको सीख के यार, बेड़नी नाच के क्या करेंगे, ये करके क्या करेंगे, ऐसा होने लग गया है बेसिकली। जैसे कि तो भाई मैं सोचता हूँ मेरे इसका उत्तर ये हो सकता है कि हमको कलाकारों में इसकी अवेयरनेस पैदा करनी पड़ेगी। गलती हमसे भी हुई है शुरू में, है ना। हमको इनकी अवेयरनेस पैदा करनी पड़ेगी उनमें ही, कि भाई तुम्हारे पास जो कला है वो अद्वितीय कला है, तुमने बचा के रखा है, वर्तमान में भी उसको बचा के रखना है और भविष्य के लिए भी रखना है। ये अवेयरनेस हमको पैदा करनी पड़ेगी कलाकारों में, है ना। सर उसमें ऐसा है कि जैसे आप कह रहे हैं, मैंने भी यहाँ पर राई के लिए बहुत ट्राई किया था। यहाँ आपको पता है बुंदेलखंड में राई जो
नृत्य बहुत फेमस है। तो मैंने कुछ एक महिलाओं से संपर्क किया कि राई यदि आपको आता है तो करके बताएं, या राई कब होता है, कैसा होता है, अब इसके बाद यदि आपको आता है इसके बाद किसी को सिखाए। तो राई के पीछे एक तरह से प्रचलित जो मत है, वो अच्छी महिलाएं राई नहीं करती। नहीं वो तो है ना, नहीं, अब ऐसा है कि मैंने उनको कहा कि आप सिखाओ, तो अरे मैडम आप इतने बड़े घर की हो के ऐसा क्यों काम कर रही हो, ये तो वैश्याओं वाला काम है। वो उसने स्पष्ट मुझे कहा ऐसा। तो मैंने कहा ये कला है। तो बोले नहीं, बोले इसे अच्छे घर की औरतें नहीं करती है। बोले यदि मैंने अपनी बेटियों को राई सिखा दिया तो वो उसकी कहीं पर भी शादी नहीं होगी। हाँ नहीं होती ना, नहीं होती, ये भी सही है। तो इनका खत्म होने के पीछे एक तो अपनी कलाओं के प्रति स्वाभिमान को पैदा करना पड़ेगा उनमें, कि हमारे पास अपनी कला है और हम कोई बिकाऊ नहीं है। वेश्यावृत्ति तो बेंडियों के साथ में बनी रही है, और इसमें चंपाबेन ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। कई परिवारों को उन्होंने बचा लिया है और वेश्यावृत्ति से। और बेंडियों में एक परंपरा रही है, आपको मालूम होना चाहिए कि पहली लड़की को वो वेश्या बनाते हैं। बांसड़ा में बांसड़ा परिवार के लोग हैं जिसमें अभी भी ये प्रथा है कि पहली लड़की को वेश्या बनाते हैं, उनकी शादी नहीं होती है। बेंडियों में भी यही है, जो नाचेगी बस वही काम करेगी, दूसरा कुछ नहीं करेगी, तो शादी नहीं होती है। या तो फिर ऐसे में वो किसी की रखेल हो जाती है, जमींदारों जागीरदारों का बस बन जाता है और उनकी रखेल हो जाती है। इस तरह का एक जो अपमानजनक परंपरा है ना, इसको भी खत्म करना चाहिए, मैं सोचता हूँ। और तो धीरे धीरे अवेयरनेस पैदा करनी पड़ेगी उसमें हमको, उन लोगों में, कि ये तुम्हारे पास बहुत बड़ी कला है, नृत्य करना मामूली बात नहीं है। यहाँ तक कि अगर बेंडी का आप नृत्य देख ले और कमर लचकाना देख लें तो बड़े बड़े पानी भरेंगे नृत्यकार उनके आगे। ठीक बात है। वो दम है उनके पास, और लेकिन बस उसको हम एक प्रतिष्ठा दे दें समाज में सम्मानजनक, तो फिर देखिए आप, वो कला फूलेगी, सिखाने भी आएंगे, निश्चित रूप से सिखाई जाएगी। जैसे कालबेलिया अभी कुछ लड़कियां तो सागर में सीख रही हैं, जो अच्छे घर परिवार की लड़कियां हैं, सम्मानजनक स्थान पर कर रही हैं। और अलकनंदन जी ने खुद जो है बेंडी में राई नृत्य को प्रस्तुत किया था, तो लड़की ने भी किया, रंजना ने किया था, मुझे याद आ रहा है। हाँ। तो ऐसा नहीं कि निर्देशकों के या नाट्यकारों की या कोरियोग्राफर लोगों के निगाह में वो चीज नहीं है, लेकिन प्रयास हुए हैं, लेकिन वो प्रयास इतने अच्छे नहीं हुए कि एक प्रतिष्ठा पा जाए बेंडी। तो प्रयास तो उल्टा हुआ है। हाँ, प्रयास तो ये उल्टा हुआ है कि मध्य प्रदेश शासन ने राई को बैन कर दिया। जी 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 जी, बजाय इसके कि उसका रूप सुधारने के उसको बैन कर दिया। आज की तारीख में संस्कृति विभाग के किसी प्रोग्राम में राई नृत्य आप नहीं बुला सकते। हाँ, बैन कर दिया। हाँ, संस्कृति विभाग के किसी प्रोग्राम में राई नृत्य को नहीं बुला सकते। अब लोक रंग में राई नृत्य नहीं करा सकते आप, नहीं, वो बैन है, वो बैन कर दिया। जबकि वो परंपरा में तो पर्व त्योहारों पर, मुंडन संस्कार पर, विवाह में कंपलसरी है, वहाँ तो कंपलसरी है। हाँ जाती, लेकिन उसका गलत रूप हो गया ना। तो वही है कि उसको सुधारने का आप जो बात कर रहे हैं, सुधारने की जगह मध्य प्रदेश शासन ने ही उसको बैन कर दिया। जब शासन ही बंद कर देगा तो फिर कैसे कोई उसको सुधारेगा? नहीं बचेगी, कला नहीं बचती। हाँ, अगर आज मैं करना चाहता हूँ तो वो तो क्राइम कर रहा हूँ मैं। हाँ जी, तरीके का क्राइम होगा अगर मैं राई, क्योंकि मैं तो चंदा बीड़नी के समय मैं तो रहा हूँ, मैं 2.5 महीने रहा हूँ पथरिया गांव में, बीड़नियों के बीच में। हाँ, और वहीं से मैं सीख के आया था, फिर मैंने रंजना को सिखाया था सब कुछ ऐसा करके। मेरे को अलग जी ने वहां छोड़ा था राम साहेब पांडे जी के साथ। मैंने जब जापान में गई थी राई लेकर के, राम साहेब पांडे का दल था जी, तो उसमें एक बहुत सुंदर बेंडी थी जी, और 2 बेंडियां थी, तो
उसके साथ में एक समस्या पैदा हो गई कि उसका जो जागीरदार पति था, जिसने रखेल थी, वो उसने मना कर दिया कि ये विदेश नहीं जाएगी। अब हम लोग परेशान, और राम साहब पांडे भी खुद परेशान कि भाई ले तो इनको ही जाना पड़ेगा मेरे को। बड़ी मुश्किल से उसको भी समझाया, चंदा को भी समझाया, उसका नाम चंदा था। हाँ, चंदा। उससे खूब समझाया हमने कि देखो ये कलाएं हैं, ये सारी दुनिया को दिखाने के लिए होती है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। तुम्हारे पास इतनी अच्छी कला है तो तुम्हारा मान सम्मान बढ़ रहा है और तुम विदेश तक जा रही हो। बड़ी मुश्किल से साहब हम लोगों ने क्या क्या पापड़ बेले। जयंत तो उस समय थे, मेरे साथ ही थे। पुरानी बात है, सन 84-85 की बात होगी, 86 की बात होगी। उस समय जयंत भोपाल में ही थे, तो हम लोग तो आपस में चर्चा करते थे कि इसका क्या करें भाई। बड़ी मुश्किल से मनाया गया। आखिर ये हुआ कि उस आदमी ने कहा कि तेरा मेरा संबंध नहीं रहेगा, तो अगर विदेश जा रही है तो वहीं रहना। उसने स्वीकार किया कि अब तेरा मेरा संबंध नहीं। तब वो संबंध तोड़ के गई, नहीं तो जब तक वो उपयोग करता था उसका, हमने एक तरह से उसको एक मुक्ति दिलाई एक तरह से। और बहुत सुंदर नृत्य और क्या नृत्य देखने लायक था वाकई। तो ये है, बेड़नी के साथ तो बड़ी दिक्कत है ना। तो इसमें ये अच्छा हुआ कि मार्च में महिलाएं नहीं थी, तो ये परिस्थितियां नहीं आई, है ना। मार्च में प्रयोग जरूर हुए, लेकिन उसमें महिलाओं को प्रवेश नहीं मिला। ये भी ठीक था कि ऐसी कलाओं के लिए ये खतरा तो बना रहता है ना, क्या कर सकते हैं। राई, जबकि राई तो पूरा स्त्री प्रधान है, 15-20। राई तो डांस है, लोकनाट्य तो वहाँ का स्वांग ही है, जहाँ पे लड़के ही काम करते हैं। वहाँ के लोकनाट्य में भी लड़कियां काम नहीं करती, बुंदेलखंड के। नहीं करती ना। अधिकतर लोकनाट्य, भारत के लोकनाट्य में आप देखेंगे कि पुरुष ही स्त्रियों का पात्र करते हैं। ये तो नृत्य है। राई तो मतलब लोकनाट्य नहीं है। हाँ, नृत्य नहीं, लोकनाट्य नहीं है, लेकिन लोकनाट्य के बीच में हो, राई के बीच में लोकनाट्य होता है वहां पर, स्वांग। स्वांग तो उसका हिस्सा तो है वो। विश्राम के समय में स्वांग होता है, फिर जब स्वांग समाप्त होता है तो फिर राई में आ जाते हैं लोग। उसका हिस्सा तो है। और कभी कभी वो अभिनय भी करती है स्वांग में। कभी राई की नर्तकी जो है स्वांग में महिला का पात्र भी बन के आती है, कभी कभी आती है किसी प्रसंग में, है ना। तो वो उसका हिस्सा ही है, नाट्य का ही हिस्सा है। और हमारे यहाँ तो नाट्य जो है वो नृत्य से ही पैदा हुआ है, भरत मुनि भी मानते हैं। जी बिल्कुल, हाँ, नृत्य से ही नाट्य की उत्पत्ति मानी जाती है। नृत्य तो मूल है, नृत्य तो मूल है। हमारा समय खत्म हो रहा है, तो मैं बहुत धन्यवाद दूंगी। बहुत अच्छा कि समय समाप्त तो हुआ। गीतांजलि, जल्दी से एक लिस्ट बना सकते हैं क्या मध्य प्रदेश के? एक वो होता था ना कि अब आपका समय शुरू हुआ, अब तो जयंत को बताओ कब होगा शुरू। जल्दी होगा। तो हम वसंत सर को धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम भविष्य में भी इसी तरह से 1-2 क्लास और करेंगे। हाँ, बहुत मैं सोचता हूँ कुछ चर्चाएं संस्कृति पर होनी चाहिए। हाँ, लेकिन अब लैपटॉप आप सही कर लीजिएगा। वो लैपटॉप बड़ी दिक्कत दे रहा है, बस अभी तो मोबाइल से हो गई बात, तो अच्छा हुआ। और मुझे तो कई वर्षों बाद जयंत को देखा मैंने,